अदाबर से आज हिज एक्सलेंसी महातीर मोहम्मद साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में बार बार महातीर मोहम्मद का जिक्र किया और जब मलेशिया गए तो बड़ी अच्छी मुलाकात भी हुई। हमने विजुअल्स देखे, जो मिसेस महातीर हैं उनके साथ भी एक बड़ी अच्छी मिजाज में गुफ्तगू रही खान साहब की, बड़ा अच्छा एक था। और बार बार इमरान खान साहब उनका जिक्र करते हैं कि महातीर मोहम्मद ने कैसे मलेशिया को बदला। तो मुझे यकीन है और कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि महातीर मोहम्मद क्या चीज़ है। लेकिन मुझे उनकी आमद का जो टीवी के ऊपर रिएक्शन मिला या मुझे उनकी हमारी जो पीटीआई की लीडरशिप है उनसे जो रिएक्शन मिला, मुझे उससे ये लगा कि शायद ना हमारे लीडरान समझते हैं और शायद ना ही हमारा मीडिया समझता है कि महातीर मोहम्मद क्या चीज़ है। महातीर मोहम्मद एक ऐसे शख्स का नाम है जिससे एक पूरी कौम की उम्मीद मुंसलिक है। ना सिर्फ उम्मीद बल्कि, चलिए मैं इसको दूसरी तरह समझाता हूँ। मैं पहली बार ज़िंदगी में जब मलेशिया कुआलालंपुर गया कारोबार के सिलसिले में, तो ये मेरे ख़्याल से कोई 10-12 साल पुरानी बात है। महातीर मोहम्मद उस वक्त नहीं थे वहाँ पे लीडरशिप में, वो जा चुके थे। और मैंने ये देखा, आप उनका जो सेंट्रल स्टेशन है उसके बराबर में एक हिल्टन होटल है। मैं वहाँ गया तो मैं उसके बाथरूम में जो नीचे लॉबी में रेस्ट रूम से वहाँ गया तो मैं रियलाइज़ किया कि वो 10-10 फुट ऊंचे दरवाजे, सॉलिड लकड़ी के, पॉश किस्म के बाथरूम फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ऐसा लगता था कि किसी में बहुत अमीर मुल्क में हूँ। और एक फीलिंग थी कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई मोमेंटम है। लेकिन दर हकीकत उस वक्त मलेशिया एक शदीद स्लम्प से गुजर रहा था, इकॉनमी उनकी नीचे जा रही थी। उस बाथरूम से, उस होटल की फिक्सचर से मैंने अंदाज़ा किया कि ये उस वक्त का होटल है जब मलेशिया बहुत हाई स्पीड से चल रहा होगा। और वो वक्त था महातीर मोहम्मद का। इस वक्त सिर्फ कुआलालंपुर के अंदर आपको दुनिया के बेस्ट होटल्स मिलेंगे। पिछले साल तक, मुझे मलेशिया के हुए तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, उस वक्त तक उनके रेट्स बिल्कुल, मतलब मलेशिया उन चंद जगहों में से है जहाँ पे आप 6 स्टार होटल में 3 स्टार होटल की प्राइस पे ठहर सकते हैं। ये कहा जाता है, आप ट्रिप एडवाइज़र वगैरह पे जाके वेबसाइट्स पे देखें तो लिखा होगा कि मलेशिया वो जगह है 6 स्टार होटल में 3 स्टार की प्राइस पे आप ठहर सकते हैं, क्योंकि इकॉनमी ने एक सख्त झटका लिया। अच्छा, वो झटका क्यों लिया? वो यूँ लिया कि जो लीडरशिप थी वो बदनाम थी। नजीब साहब, जिनको इस वक्त जेल में डाला हुआ है, वो बाकायदगी से उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे। मैं नहीं जानता करप्ट थे कि नहीं, लेकिन बाकायदगी से करप्शन के इल्ज़ाम थे। ब्रेन ड्रेन हो रहा था मलेशिया में, लोग बच्चे मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे थे, एक अजीब आलम था। लेकिन महातीर मोहम्मद के ज़माने का जो मोमेंटम था वो चमक चमक के बोल रहा था कि मलेशिया ने एक सुनहरी वक्त देखा है। ये था मेरी पहली दफ़ा मलेशिया जाना। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ मिला के आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि महातीर मोहम्मद के पाकिस्तान विज़िट से हमें बहुत कुछ सीखना है। हमें समझना है कि मलेशिया इतनी तरक्की कैसे कर गया कि आज हम मलेशिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट करें। कुछ तो जादू हुआ है वहाँ पे। तो जितनी मेरी एनालिसिस है, मेरा मलेशिया बहुत जाना रहा है। मेरा ख्याल है कोई 30 दफ़ा मलेशिया गया हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली गया हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाती कारोबार की वजह से वहाँ आना जाना रहा है। महातीर मोहम्मद सदर रहे मलेशिया के 1981 से 2003 तक, तकरीबन कोई 22 बरस का ये वक्त है। और उसमें उन्होंने चंद चीज़ों में दबा के इन्वेस्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, मलेशिया की रोडें वर्ल्ड क्लास, लगता ही नहीं कि आप फार ईस्ट में या इस एशिया के हिस्से में घूम रहे हैं। थाईलैंड में बहुत अच्छी सड़कें हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लेकिन मलेशिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है साहब। हालांकि एक ही हाईवे, ऐसे कोस्टल हाईवे यूँ चलता है,
लेकिन वो एक हाईवे ने पूरे मलेशिया को कनेक्ट किया हुआ। इनके पास बीचेस हैं बड़े खूबसूरत, लेकिन मज़े की बात यह है कराची से ज़्यादा खूबसूरत इनके बीचेस नहीं हैं, गवादर से ज़्यादा खूबसूरत इनके बीचेस नहीं हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते, जब कोस्ट लाइन की बात होती है, बीचेस की बात होती है, सिंगापुर में बीच पता है किसको कहते हैं? मतलब कोई 50 फुट की टुकड़ी ऐसी हो ना, जिस सीधी लाइन हो, जिसमें समुंदर का पानी आके टकराता हो, वो उसको बीच कहते हैं। थाईलैंड में जिसे बीच कहते हैं ना, वो छोटे छोटे से टुकड़े हैं। मतलब आप टोंगसाई बे पे हों, आप फुकेट में हों, आप पटाया में हों, ये गंदे गंदे छोटे छोटे बीचेस हैं। लेकिन कराची की कोस्ट लाइन, अगर आप चाहें तो अभी शो देखते देखते जरा गूगल मैप के ऊपर सिर्फ कराची से लेके गवादर तक एक सीधी लाइन है कोस्ट की, और क्या ज़बरदस्त भी। दुबई के पास भी वो बीचेस नहीं है जो पाकिस्तान के पास बीचेस हैं। तो फिर दुबई में कोस्टल या जिसको कह सकते हैं बीच रिलेटेड टूरिज्म इतना है, थाईलैंड में तो बीच रिलेटेड टूरिज्म की इंतहा है। इंडोनेशिया, बाली, लोग बीचेस के लिए जाते थे। मलेशिया में पिनांग वगैरह बीचेस, कोस्टल एरियाज हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान के बीचेस वो टूरिज्म पाकिस्तान में क्यों नहीं ला सके? मलेशिया भी उतना ही मुसलमान मुल्क है जितने हम हैं। क्योंकि लोग ये कहेंगे भाई वो शराब और फलां और पार्टी होती, भाई थाईलैंड में सब होती, मलेशिया में नहीं होती। मलेशिया एक निहायत मुसलमान मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा वेल ऑब्जर्विंग मुसलमान मुल्क है। वहाँ पे कोई आप ओरियानी और क्या कहते हैं बदतमीजी नहीं देखेंगे उनकी सड़कों के ऊपर। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो उनके वो हाईलैंड्स हैं, कौन से हाईलैंड में, जेंटिंग है और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, बेहतरीन टूरिज्म है वहाँ पे, बीचेस बेहतरीन डेवलप। क्यों? क्योंकि लीडरशिप का फ़र्क। वहाँ महातीर मोहम्मद ने उन तमाम चीज़ों को कैश किया। 1981 से 2003 तक इतनी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई वहाँ। सेकेंडली उन्होंने कहा टॉलरेंस। वहाँ पे चाइनीज़ पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, हिंदू पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, और मुसलमान पॉपुलेशन, तो प्रीडोमिनेंटली मुसलमान पॉपुलेशन है वहाँ की। मेरे पास गलती हो गई कि मैं वो तस्वीर लाया नहीं, बल्कि मेरे सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएंगे वो तस्वीर हैं। आप देखेंगे बच्चियाँ खुलेआम फिर रही हैं, जिसमें चाइनीज़ भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। सब बच्चियाँ आपस में दोस्त हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मॉल्स में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। तो महातीर मोहम्मद ने कहा कि यार ये रेस का चक्कर ड्रामा नहीं होगा यहाँ पे। जो आए काम करो, कारोबार करो, धंधा करो, रहो, कोई किसी को जज नहीं करेगा। तो एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कम्युनिटी है वहाँ पे, जो कि बल्कि सारा बिजनेस और सारा कारोबार धंधा वहाँ चाइनीज़ कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये वो चाइनीज़ हैं जो कि मलेशिया ने एक्सेप्ट कर लिए, या मलेशिया के अंदर अब ये इंडिजिनस हो चुके हैं, मलेज हैं, मतलब मलेशियन पासपोर्ट। भूमिपुत्र जिन्हें कहते हैं, भूमिपुत्र नहीं, भूमिपुत्र कहते हैं मलेज को, जो नेचुरल मलेज हैं, भूमिपुत्र उनको कहते हैं। चाइनीज़ जो है भूमिपुत्र नहीं है। अगर कोई ये समझना चाहे मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ, तो अगर आप इस चीज़ को गूगल करें और मलेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर नजर डालें, तो भूमिपुत्र जो हैं यानी कि चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल, उनको बड़ी स्पेशल प्रेफरेंस मलेशिया में मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनली मिलती है। मतलब एक चाइनीज़ शख्स एक ज़मीन ख़रीदेगा, उसको अगर 5 रुपए की मिलेगी, तो अगर भूमिपुत्र या भूमिपुत्री ख़रीदेगी तो उसको 4 रुपए की या 3 रुपए की मिलेगी, उसको सब्सिडीज़ मिलेंगी। वो अपनी जो इंडिजिनस पीपल उनको सपोर्ट करते, विच इज़ फैंटेस्टिक। लेकिन वहाँ पे हिंदू बहुत हैं, मुसलमान मले बहुत हैं, और चाइनीज़ बहुत हैं। होमोजेनिटी, ये झगड़ा फसाद नहीं होगा भाई, कारोबार करो, धंधा करो, दुनिया आई, कारोबार नहीं। अच्छा, मैं चाइनीज़ के बारे में जिक्र करूँ कि चाइना की एक सेकेंड वेव अभी मलेशिया गई है, जिसके ऊपर महातीर मोहम्मद ने कुछ ज़रा फुल स्टॉप लगाया है, क्योंकि नजीब साहब ने बड़ी गड़बड़ की थी। तो महातीर मोहम्मद ने आते ही साथ उसको कहा कि भाई ये चाइना इस तरह नहीं आएगा। ये बातें मैं यूँ बता रहा हूँ कि हमें इन सब चीज़ों से सीखना है। तो साहब हुआ ये कि महातीर मोहम्मद ने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सटेंसिव उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट करा, रोडें, ट्रेन, एयरलाइन, एयरपोर्ट, फैंटास्टिक, वर्ल्ड क्लास। मलेशियन एयरलाइन वर्ल्ड क्लास, केएल एयरपोर्ट, KLIA जिसे कहते हैं कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास। ये आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो उनकी स्क्रीन पे भी दिख रही है आपको, LRT है इनकी लाइट रेल, और अब इसी जगह पे इसके बराबर में
MRT, ये लाइट रेल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वो कौन सा है इनके बुर्जाया सिटी कॉम्प्लेक्स है क्या, ये उसके बाहर की विजुअल है। और अब वहाँ पे एक MRT लॉन्च हो गई है, मास रेल ट्रांजिट जिसको है। ये छोटी वाली है जिसमें 2 गाड़ियाँ होती हैं, अब वो ट्रेन कुआलालंपुर में आ रही है। उस ट्रेन से, यहाँ मैं मिक्स करूँगा अपनी बातें, वो मैं ज़रा सा मिला रहा हूँ, जो MRT जहाँ जहाँ से गुजर रही है मलेशिया में, उसकी प्रॉपर्टी ऐसे 6 गुना राइज कर गई वैल्यू। तो जब हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सियासी तनकीद करते हैं, ऑरेंज लाइन पे, मेट्रो बस पे, तो हमें समझना चाहिए जिन ममालिक की हम बात करते हैं कि देखिए उन्होंने क्या किया। ये ट्रेन्स, ये रोड्स, ये कौमों की तकदीर बदल देती हैं। आज वो रोड नेटवर्क महातीर मोहम्मद का बनाया हुआ, ट्रेन नेटवर्क महातीर मोहम्मद का बनाया, वो आज तक मलेशिया उस मोमेंटम को खा रहा है। लेकिन साहब फिर करप्शन ने बड़ी तबाही मचाई, और करप्शन ने नजीब साहब पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। अब जब महातीर मोहम्मद के आने पे पकड़ धकड़ हुई तो मतलब घर से वो सोने का ढेर और पैसे और पता नहीं क्या क्या निकला है, और नजीब साहब इस वक्त अंडर अरेस्ट हैं। महातीर मोहम्मद ने आने के बाद 2 या 3 दिन तो नजीब साहब का जिक्र किया, और फौरी तौर पे पकड़ धकड़ हुई, अरेस्ट हो गए। मेरे ख्याल से उनकी बेगम भी अंडर अरेस्ट है, जो कुछ भी है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, ठीक ठाक पकड़ धकड़ हुई। उसके बाद से महातीर मोहम्मद ने, आप मलेशिया का प्रेस उठा के देख लें, आपको नजीब साहब की कोई काम पे लग जाओ, काम करो, धंधा करो, इकॉनमी चलाओ, पैसा कमाओ, मेहनत करो। मलेशिया से हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि मले कौम और मलेशियन मुल्क का जो मिजाज है वो तकरीबन पाकिस्तान का है। मतलब मैं इसको थोड़ा सा बुरे अंदाज में बात कर रहा हूँ कि जो हमारी जनरल बुराइयां हैं वो उनमें भी पाई जाती हैं। मतलब थोड़ा वक्त का लिहाज नहीं, थोड़ा सफाई का लिहाज नहीं, ट्रैफिक भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत क्याटिक है, आपको स्ट्रीट लेवल थोड़ी बहुत करप्शन भी मिलेगी, आपको उसी किस्म के, मतलब लगता नहीं कि लेकिन महातीर मोहम्मद का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, महातीर मोहम्मद का बनाया हुआ जो मूड है मलेशिया में, वो आज मलेशिया की शक्ल आप देखिए, वो ये है। परवेज़ मुशर्रफ साहब वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग पाकिस्तान में बनाने की बातें करते थे, वो प्लान कहीं अधूरा रह गया। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग पाकिस्तान में क्या करेगी। मज़े की बात है, कराची में सीव्यू अपार्टमेंट्स, सीव्यू के ऊपर सामने परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक बहुत बड़ा फाउंटेन लगाया था बीच समुंदर में, कौन से आइलैंड्स हैं, क्रैब आइलैंड्स जो हैं, मुझे याद नहीं उनका नाम, उनके बराबर में। अब आप कहेंगे यार उस पैसा ज़ाया करने की क्या बात थी, लेकिन ये चीज़ें एक शहर के कारोबार पे इफ़ेक्ट करती हैं। कुआलालंपुर में वो आपको तस्वीर में दिख रहा है, दाएं हाथ पे पीछे 2 टावर, पेट्रोनस है वो एक अरसे तक वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, और अभी एक और इससे भी ऊंची बिल्डिंग बन रही है, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, जो आते ही साथ आके जी ये तो नजीब इसमें इन्वॉल्व है, करप्शन है, वो महातीर मोहम्मद ने कहा ना, इस बिल्डिंग को बनने दो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि कारोबार के लैंडस्केप को इफ़ेक्ट करती हैं। उन्होंने उन कामों को नहीं रोका जिनमें फ़ायदा था मुल्क का। ये वो चीज़ें हैं जो हमें पाकिस्तान को सीखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सियासी तनकीद बिल्कुल बेमानी है। ट्रेन, ऑरेंज लाइन, मेट्रो, ग्रीन लाइन, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इस पे तनकीद ना करें। बिल्डिंगें वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है, इससे क्या होता है, कारोबार। बाहर के लोग जब काम करने आते हैं तो वो टूटी हुई गली में काम नहीं करेंगे, उनको बिल्डिंग बाहर। एक छोटा सा वक्त, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी बातें करनी है, मैं वक्त को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। मलेशिया में बात कर रहा हूँ कि महातीर मोहम्मद से हमें क्या सीखना है, मलेशिया से क्या सीखना है। मलेशिया का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है MM2H, मलेशिया में सेकंड होम। लेकिन उसकी सबसे यूनिक चीज़ पता है क्या? मलेशिया में सेकंड होम बेसिकली आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, उनके बैंक में रखें, और आप वहाँ पर रिटायर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कम उम्र हैं तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, आप जितने बूढ़े हो जाएँ तो उस हिसाब से पैसे कम आपसे लेते हैं, आपको 10 साल का रेजिडेंस परमिट देने के लिए। लेकिन वो उनकी जो मलेशिया में सेकंड होम की पूरी चीज़ है, वो रिवॉल्व किस चीज़ पे कर रही है, हेल्थ केयर पे। तो महातीर मोहम्मद ने एक अरसे हॉस्पिटल्स, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स,
बेन हॉस्पिटल सिस्टम है मलेशिया का। और उसके बाद उन्होंने कहा हमारे पास हॉस्पिटल कैपेसिटी इतनी है, उन्होंने कहा कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जिनकी जेब में पैसे हैं, उनको कह दिया कि अगर आप पास MM2H है, आप वहाँ काम नहीं कर सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते, आप कंपनी नहीं खोल सकते, लेकिन आप अपना पैसा वहाँ ला सकते हैं, वहाँ ला के रह सकते हैं। आपको ये भी इजाज़त, आप आएँ तो एक ड्यूटी फ्री गाड़ी खरीद सकते हैं, आप एक नौकर को साथ ले जा सकते हैं, आपके बीवी बच्चे माँ बाप को भी रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद आएँ और आके उनके पीसफुल हालात में पैसे खर्च करें, जो जमा पूंजी है वहाँ खर्च करें, डॉलर्स लेके आएँ अपने, वो खर्च कीजिए। और हेल्थ केयर भी, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को होता है कि यार अब मुझे अस्पताल चाहिए, वो कहते हैं आपके पास इंश्योरेंस बेहतरीन होनी चाहिए, और वहाँ पे आके आप हेल्थ केयर में उनके पैसे खर्च करें। क्या बेहतरीन साफ फॉर्मूला है। तो आपने एक रहने जैसी इन्वायरमेंट बनाई, फिर आपने कहा कि जी आप क्योंकि रिटायर होके आ रहे हैं तो आप वहाँ पे अस्पताल भी आपको मिलेंगे और आपको रहने का काम कारोबार नहीं, आराम से रहिए हमें। तो एज ए रिजल्ट उनकी पास जो सरप्लस हेल्थ केयर कैपेबिलिटी थी, वो उन्होंने उसके ऊपर ही पैसे कमाने, क्योंकि उनका माइंडसेट कारोबारी है। वो एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन उनका एहतसाब हो गया 2 दिन, एहतसाब की जो डिपार्टमेंट एहतसाब करता रहेगा, हम धंधे पे फोकस करेंगे। आते साथ चाइनीज़ वहाँ पे फ्लड कर रहे थे, जोहर बारू में फॉरेस्ट सिटी पूरी बन रही थी, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर के बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर के बिल्कुल मुंह पे, सिंगापुर के सामने। और महाती मोहम्मद ने कहा भाई आके ये जो है ये चला के नहीं चलेगी, यहाँ पे मलेशियन वर्कर होंगे तो काम होगा, और मलेशियंस को फ़ायदा होगा तो बनेगा, वरना नहीं। तो जोहर बारू में अभी उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर ज़रा उसको चोक किया। अच्छा, जब हम मलेशिया की बात करते हैं तो सिंगापुर की बात करना बहुत ज़रूरी है। मलेशिया सिंगापुर का झगड़ा बड़ा ख़तरनाक है। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो ज़रा पढ़ सकते हैं मलेशिया सिंगापुर की हिस्ट्री। सिंगापुर ने मलेशिया से इंडिपेंडेंस ली और सिंगापुर का इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया। इस वक्त सिंगापुर के पास, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की आर्मामेंट की बात करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पे इतना पैसा खर्च क्यों होता है, साहब सिंगापुर, गौर से सुनिएगा, सिंगापुर मलेशिया का झगड़ा तकरीबन वैसा ही है जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान का है। सिंगापुर साइज़ में इतना सा है, मलेशिया इतना बड़ा है। इसी तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान के साइज़ में भी तकरीबन वही आपको रेशो दिखेगी। सिंगापुर के पास 40 F-15 है बोइंग के, 60 F-16 है लॉकहीड मार्टिन के, उसके अलावा और बहुत सारे जहाज़, हेलीकॉप्टर्स हैं। सिंगापुर का हर एबल मर्द, यानी कि जो हाथ पैर चलता मर्द है, उस पर लाजिम है कि वो उनकी फ़ौज का हिस्सा बनेगा। अगर आपके पास सिंगापोरियन PR है, परमानेंट रेजिडेंस जिसे कहते हैं, और आपका बच्चा अगर मिलिट्री में ना गया तो वो आपकी PR विड्रॉ कर लेते हैं। हर कोई फ़ौज में जाएगा तो पूरी कौम उनकी फ़ौज है। और 40 साल की उम्र तक हर बच्चा 1 महीने के लिए रिफ्रेशर के लिए जाता है सिंगापुर आर्मी ट्रेनिंग के लिए, और उसके पैसे गवर्नमेंट देती है कि बेटा फौज में आएंगे। क्या उन्होंने कभी मलेशिया से जंग लड़नी है? ना। क्या मलेशिया ने कभी सिंगापुर से जंग लड़नी है? ना। लेकिन एक बैलेंस रखने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, इतनी बड़ी आर्मामेंट है। मज़े की बात यह है कि सिंगापुर मलेशिया का बॉर्डर फुल खुला हुआ। सिंगापुर एंड मलेशियंस ऐसे आते जाते हैं। मैं बहुत सी कंपनीज को जानता हूं जो सिंगापुर की कंपनी है, मलेशियंस ने खरीदी हुई। मलेशिया का मे बैंक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है सिंगापुर में। सिंगापुर के बहुत सी कंपनियां और बिजनेसमैन हैं जिन्होंने मलेशिया में कंपनियां खरीदी। मतलब इस हद तक है कि लोग सिंगापुर से जोहर बारू मलेशिया क्रॉस करते हैं सस्ता पेट्रोल डलवाने के लिए। वहाँ से ग्रोसरी खरीदने भी जाते हैं, सौदा सल्फ खरीदते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन झगड़े का उनका लेवल क्या है कि सिंगापुर के पास 40 F-15, 60 F-16 और अब F-35 खरीदने उन्होंने शुरू कर दिए पिछले महीने से। इस 2019 में वो F-35 खरीदने वाला है सिंगापुर। इतना सा है सिंगापुर। सिंगापुर में जहाज़ खड़े करने की जगह बनी है, बहुत से ऑस्ट्रेलिया की तरफ खड़े कर रखे हैं। लेकिन साहब उन्होंने अपनी फ़ौज को हल्का नहीं किया, लेकिन धंधे पे फोकस रखा। सिंगापुर की एक ज़माने में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो होती थी ना, वो सीगेट की हार्ड ड्राइवें और क्रिएटिव साउंड ब्लास्टर के साउंड कार्ड। जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको याद होगा कि ये 2 चीज़ें क्या हैं, और ये सब सिंगापुर से आया करती थी। क्यों आती थी वो एक अलग बैठक की पूरी कहानी है कि वो चीज़ें वहाँ क्यों बना करती थी।
लेकिन सब ने अपने धंधे पे फोकस किया, कारोबार पे फोकस किया, नोट बनाने पे फोकस किया और खुली छूट दे दी बिजनेसमैन को कि यार पकड़ धकड़ बाद में करेंगे, अभी तू नोट बना, नौकरी जनरेट कर, नौकरी जनरेट कर। सिंगापुर भी मलेशिया भी दोनों इकोनॉमिकली काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन जंग हम अलग अलग मुल्क हैं उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन कारोबार को ख़राब नहीं कर रहे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मुज़म्मिल इस्लाम साहब, जिनका भी जिस मैं इतना उनका भी सिंगापुर मलेशिया में बहुत आना जाना है, तो मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मुज़म्मिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त, मैं आपसे कोई सॉलिड सवाल नहीं करूँगा, मैं आपका भी एक बड़ा मुशाहिदा है इस पूरे रीजन के ऊपर। पाकिस्तान को और हमारी लीडरशिप को क्या सीखना है मलेशिया से एंड महातीर मोहम्मद से और ली कुआन यू से? देखें पहली तो मैंने आपकी बात बड़ी गौर से सुनी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई एक सिंगापोरियन और मलेशियन की ज़बानी जो है तारीख सुन रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप से और बहुत जिसे कहते हैं कि सारी बातें जेन्युइन नज़रियत की। अब एक बात दो बातें मैं पहले ऐड कर दूं, अगर कोई सिंगापुर के सिटी सेंटर में बैठा है और उसे मलेशिया जाना है तो वो बाय रोड 45 मिनट में मलेशिया के जोबारो में एंटर हो जाता है। एब्सोल्युटली ठीक हो गया। दूसरा, जो सिंगापुर का आज भी जो पानी है, एक उनका अपना डैम है, रिजर्वायर है, जो बारिश होती है उसमें पानी कलेक्ट करते हैं। बाकी उनका पानी आज भी मलेशिया से आता है और वो मलेशिया से खरीदते हैं। और मजे की बात है कि और मजे क्या है, मलेशिया से तड़ी भी लगाता है, पानी बंद कर दूंगा, बंद कभी नहीं करता। सिंगापुर में तो आपको पता है कोई अपनी सब्जी नहीं, कुछ खाने का नहीं, गोश्त नहीं, मुर्गी नहीं, शाम को उनकी मुर्गी भी जो है मलेशिया से आती है। जी हाँ। तो उन्होंने जो है इकोनॉमी को और अपने डिफरेंसेस को साथ साथ रखा। सिंगापोरियन कहते हैं कि जी ये मुल्क चरसी मवालियों की जगह थी, एक जजीरा था, दो भाइयों में फड्डा हुआ था, तो उन्होंने सर राइफल्स को दे दिया था। मलेशिया में बादशाह थी ना पहले, तो एक तो वो उन्होंने सर राइफल्स को दे दिया था। सर राइफल्स ने आके इसको बनाया और फिर सेटल करके ये जजीरा खरीद लिया था। तो मलेशिया आज भी कहते हैं ये जगह हमारी है और हमें मिलेगी, हाँ। है ना। लेकिन कभी उन्होंने तहजीब या सिविलाइजेशन का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है, और उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अच्छा मुज़म्मिल, कलामी कर रहा हूँ, एक वक्फे का वक्त आ गया, छोटा सा वक्फा लेते हैं। मुज़म्मिल साहब से यही बात का दोबारा शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बात हो रही कि मलेशिया और महातीर मोहम्मद से हमें क्या सीखना चाहिए। मेरे दोस्त मुज़म्मिल इस्लाम सब लाइन पे। मुज़म्मिल, आई एम सॉरी आपकी बात काटी थी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो बात ये थी कि जो भी उनके डिफरेंसेस हैं, हालांकि लैंड का है, सब कुछ है, उनके डिफरेंसेस में एक बहुत बड़ा फर्क है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान इंडिया में सिविलाइज, वो उन्होंने एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से जो है फायदा भी उठाया। अब आप ये यकीन जाने कि सिंगापुर की जैसे आबादी में बहुत सारे मलेशियंस हैं जिन्होंने सिंगापुर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरी खुद बेगम के जो मामू हैं वो सुबह जोबारो से चलते हैं, सिंगापुर में काम करते हैं, शाम को जोबारो वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। और वो अक्सर अपने रिश्तेदारों, अपनी बहनों के लिए सिंगापुर से सस्ती जो है चीजें, जो सब्जी या इस तरह की चीजें जो है वहाँ उनके लिए ले जाते हैं सर, और सिंगापुर से जो सस्ती चीजें होती है वो इधर ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है, और मजे की बात ये है कि वो अपनी गाड़ी से यूं करके गुजर जाते हैं और पासपोर्ट भी नहीं शो करना होता, उनके ई कार्ड बने हुए, वो खुद ब खुद टिक कर जाती है एक टेक्नोलॉजी के, भाई ये सिंगापुरियन यहाँ से गुजर रहा है, इसके मुल्क में जा रहा है और ये मलेशियन जा रहा है, नो इमिग्रेशन, नो टाइम वेस्ट। तो ये हमें जो सबसे बड़ी जो हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो है दुनिया की लगभग जो है आधी आबादी पाकिस्तान के साथ है और हमने किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं रखे हुए। आपको हैरानगी होगी जो हम पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं, इतनी गहरी पता नहीं और कितनी ऊंची वाली, वो चाइना का आज किसी को वीजा लेना होना तो उसको नहीं मिलता, 6-6 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं, लग पता जाता है, ठीक है ना। इंडिया तो बहुत दूर की बात है, अफगानिस्तान तो खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो प्रॉब्लम हमें जो सीखना ये चाहिए कि अपने नेबर्स के साथ रहना कैसे चाहिए और हमारे नेबर्स के पास ऐसी क्या चीज है जिससे हम फायदा उठा लें। अच्छा, उसमें मैं यहाँ ऐड करूँ, सिर्फ हमारी गलती नहीं, हमारे नेबर भी तो जरा डेढ़ होशियार है ना। बस वो दोनों तरफ से ऐसा है, मतलब बदकिस्मती मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने आप को नहीं बुरा भला कह रहा। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नेबर्स भी
और असल में ये जो मेरे ख्याल से इस जो रीजन में ना असल में जो है ना इनका खून बड़ा गर्माता है और आना और गैरत उसके चक्कर में ना सारा के सारा जो है। अच्छा यार ये मैं यहाँ 2 मिनट रुकना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की। जितने मैंने क्योंकि आज हम सिर्फ मलेशिया सिंगापुर जितनों से बात करो ना वो आना वाना कुछ नहीं है, नोट धंधा कर भाई धंधा, उनको सिर्फ एक चीज समझ में आती है नोट किधर दिख रहा है। यार ये बताओ। देखें बात ये है कि एक चीज होती है नॉलेज, अच्छी बात लेकर आना। वो मेरी आपकी पहले बात हुई थी, हमने कहा था सऊदी अरब वाले आ रहे हैं, MOU से दबा के साइन होंगे, जिस दिन वो आएंगे उस दिन पता लगेगा कि पैसे कब आएंगे। सही बात ये होती है कि एक आज मलेशिया की पूरी अखबारों में छप गया होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर इधर आ रहे हैं, हमारे मुल्क में आ गई तस्वीरों में वीडियोज में कि उनके प्राइम मिनिस्टर आ गए। अब ये मौका है, जैसे मुझे बड़ी खुशी हुई आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मलेशिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। सही पाकिस्तानी तो इतना किताब लाइब्रेरी का कल्चर नहीं है, इस बहाने कुछ सीख लें और क्या पता कुछ चीज हम एडॉप्ट कर लें। आपने हेल्थ केयर सिस्टम की बात की, मैं सिंगापुर की एक बात बताऊं, 92% सिंगापुर की आबादी का अपना घर है। सिंगापुर गवर्नमेंट खुद घर बना के देती है और उसकी उस प्रोग्राम का नाम है HDB। जी मैं एक्चुअली कह रहा था कि उस पर ही बात करते हैं कि HDB हमारे यहाँ बात हो रही है हाउसिंग की, और मैं बहुत लोग कहता हूँ कि यार अगर कोई फार्मूला देखना है तो सीधे HDB का फार्मूला उठा चला दो, उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। बना बनाया अजीम शान फार्मूला है। एक HDB तो वो शहर के अंदर लोगों को दे देते हैं फ्लैट, बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर, और मतलब इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टी बना के और मार्केट से 10 गुना सस्ती, लेकिन उसके कानून बनाए हुए उन्होंने। जी हाँ, ये नहीं कि जिसको दे दिया वो मालिक हो गया, वो आगे मुंतकिल नहीं होने देते, वो उसको किराए पे नहीं चढ़ने देते, किसी को आप किराए पे नहीं दे सकते। आप जो अपनी इनकम, अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी इनकम नहीं रहती तो उसको सपोर्ट भी करते हैं। फिर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब भी हमने देखा वो जजों को प्लॉट मिले, वकीलों को प्लॉट मिले, स्टील मिल वालों को मिले, उन्होंने धड़ाधड़ वहां पे सट्टे शुरू करा दिए उन सोसाइटियों में। सही। आर्मी वालों को मिले, फौजियों को मिले जो DHA इधर उधर, वो मार्केट में बेच दिए, सट्टे शुरू करा दिए। दिस इज नॉट, अगर स्टेट लैंड देती है वो स्टेट का ही होना चाहिए। और स्टेट मतलब सिंगापुर को जहाँ HDB का कॉन्सेप्ट मैं लोगों को बताता हूँ, वो राइट टू हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है कि एवरी सिंगापुरियन जो है उसको राइट टू हाउस है। और राइट टू हाउस के लिए तरीकाकार ये है कि एक सड़क है, उसके सामने जो है आपकी वो $4 मिलियन का अपार्टमेंट होगा, और इसके इस तरफ सामने वो ज़मीन सब्सिडाइज सस्ती करके गवर्नमेंट जोन करके डेवलपर को देती है कि हमारी स्पेसिफिकेशन पे बनाओ, ज़मीन तुम्हें एक मतलब कहते 10% कॉस्ट में मिलेगी, और वो एक कंट्रोल्ड तरीके से सिंगापुरियन नेशनल्स या परमानेंट रेजिडेंस होल्डर्स को वहाँ रहने की इजाज़त, मैं लफ्ज़ कहूँगा, हालांकि होती ओनरशिप ही है, लेकिन रहने की इजाज़त मिलती है। और वो विरसा दर विरसा बच्चों में आती है, लोग अपने माँ बाप को छोड़ कर नहीं आते कि यह फ्लैट छूट जाएगा। करेक्ट मुजम्मिल? बिल्कुल। और इधर क्या होता है, इधर कोई सरकारी इदारा, जैसे वापडा की, लाहौर में आपका वापडा टाउन बड़ा मशहूर है लाहौर में, इसीलिए बना होगा, वापडा वालों ने जमीन दी होगी। आज मुझे बता दें कि एक भी वापडा का मुलाजिम वहाँ रह रहा है। मैं कराची DHA में रहता हूँ, यहाँ की 99% आबादी सिविलियन है, कोई आर्मी का है, ठीक है, और बड़े लोग रहते हैं। होता क्या है कि लोग उसको बेच के प्रॉपर्टी के पैसे लेके अपने गाँव चले जाते हैं। तो द कॉन्सेप्ट शुड बी अदर वे राउंड, कि वो स्टेट का लैंड स्टेट के ही किसी तरीके में रहे और वो स्पेकुलेशन में, सट्टे में ना इस्तेमाल हो, तो वो एक वेलफेयर में यूज होगी चीज और मुल्क तरक्की करेगा आगे। तो वो बहुत कुछ सीखने। अच्छा, यहाँ एक और बात भी HDB में एक लम्हा और एक आखिरी चीज़ मैं टच करना चाहूँगा, वो ये भी कि आप वो जो ये नहीं करते कि जी आपको मिलेगी मार्केट प्राइस पे, हम सब्सिडाइज करेंगे, नहीं, वो ज़मीन ही इतनी सस्ती कर देते हैं कि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू ही इतनी कम होती है। और अब तो आखिरी मुझे याद है HDB भी $1 मिलियन पे चले गए थे, HDB के फ्लैट्स सिंगापुर के अंदर, उसमें बड़ा शोर हो रहा था। लेकिन जनरली उसका तरीक़ेकार ये नहीं है कि जी वो आपको गवर्नमेंट पैसे दे देगी महंगी चीज़ खरीदने के, वो चीज़ को ही सस्ता कर देते हैं अपनी उस डायनामिक से। एक वक्फा बताएंगे मुजम्मिल साहब, मेरे साथ ही यहीं से बात पता करेंगे हमारे साथ ही। मास्टर देंगे, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब हमने देख लिया कि मलेशिया और सिंगापुर 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर सिर्फ फ़र्द वाहिद, सिंगापुर पर ली कुआन यू, मलेशिया पे महातीर मोहम्मद, जादू कर दिया एक आदमी ने, पूरी कौम को बना दिया। हमारी लीडरशिप जो आज है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक क्लीन लीडरशिप है, विलिंग लीडरशिप है। क्या सीखना है और क्या करना है?
देखिए पर्सनली अगर मैं देखूं, मेरा जो मलेशिया का सफर रहा, और मलेशिया में मैंने एक चीज देखी, वो थी यूनिटी। उस आदमी ने यूनिटी प्रोड्यूस की। हालांकि वो पाकिस्तान जैसे 95% या मुसलमान कौम है, वहां पे तो एक चाइनीज और जो है मुस्लिम कम्युनिटी दोनों रह रही थी, और एक जमाने में, बल्कि अब भी वहाँ चाइनीज ज्यादा पैसे वाले हैं जी हाँ। लेकिन उसने उन दोनों सोसाइटी को अंदर कभी तफरका नहीं किया। अगर चाइनीज पैसा कमाना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ने दिया और उनको काम करने दिया, और चाइनीज ने मलेशियन को एम्प्लॉय रखा, और आज वो उस यूनिटी की बेसिस पे जो है वो मुल्क बहुत आगे बढ़ा। और दूसरी चीज आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, ये एक सोशल फैक्टर बता रहा हूँ। कराची में मैं ये देखता हूँ कि जितने भी शराब खाने ऑफ लाइसेंस अड्डे हैं वो गैर मुस्लिमों के लिए बने हुए हैं, लेकिन सारे मुसलमान लाइन लगा के खड़े होते हैं उसके बाद, ठीक है। मलेशिया में कसिनोज हैं, आपको पता है, सिंगापुर से लोग कसिनोज के लिए मलेशिया में जाते थे पहले, अब तो सिंगापुर में भी बन गए एक दो। तो जब वो जाते थे तो मलेशियन और मुस्लिम वहां के कसिनो में अलाउ नहीं था अंदर जाने के लिए। तो ये नहीं कि पॉलिसी बना दी कि जी ये गैर मुस्लिम के लिए शराब है और जहाँ पे मुसलमान लगे हुए, वहां पे वो इम्प्लीमेंट होता है बाकायदा। ये मजे की बात है, स्क्रीन पर तस्वीर भी आ गई, एमबीएस की है, मरीना बे सैंड्स। ये मरीना बे सैंड्स में कसिनो है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको एमबीएस में जाना तो पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है, अगर आप सिंगापोरियन है तो आप अलाउड नहीं है वहाँ पर। जी, तो ये हमारे मुल्क में हम इस्लामिक शरीयत ये वो कानून बनाने में सबसे आगे, जमहूरियत, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जो हम बनाए उस पे इम्प्लीमेंटेशन करें, अपने कानून की इज्जत करवाना सीखें। जैसे वो बीच में आया था ना, वोट को इज्जत दो, हाँ। वोट को नहीं, अपने कानून की। बहुत उम्दा, वेरी वेल सेड। तो ये बेसिक हमें सीखना है उनसे। ये नहीं कि वहां पे कितनी मंजिला बिल्डिंग पेट्रोनास ने बना के खड़ी की हुई है, ये किया, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे खुद ब खुद। तो ये बस मेरा पैगाम है, मैं इसके अलावा और क्या बात करूं। लेकिन हमारी लीडरशिप के लिए इस वक्त क्या, मतलब क्या चैलेंज, क्या आप समझते हैं इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, महातिर मोहम्मद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह में, आने वाले दिन में कौन सी शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि हुकूमत कर सकती है? देखिए, हमारी हुकूमत में मैं जो एक सबसे बड़ा फ्लॉ देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसमें हुकूमत को पार्टी नहीं बनना चाहिए। हाँ। ये आके जो रोज सियासी बयान देते हैं, आके इससे सामने वाले को मौका मिल जाता है और वो विक्टिम कार्ड खेलता है आके, ठीक है ना। तो उसको एज अ लीडर, वो वजीर आजम सबका है, चाहे वो ऑपोजिशन के लोग हैं, चाहे ऑपोजिशन की पार्टी है, चाहे सबका वजीर आजम है। इदारे को मजबूत होना चाहिए, इदारे में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक जो इमरान खान साहब ने जो शुरू में बात भी की थी कि मैं इदारों को एम्पावर करूंगा, वो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रही। उनको वो करने की जरूरत है और काबिल लोग लगाने की जरूरत है। वो वसीम अकरम प्लस तो ये तो वो अपनी ख्वाहिश में, ये कोई क्रिकेट अकेडमी नहीं है भाई, ये एक मुल्क है, और ये मैच हार जाते हैं तो मुल्क को नुकसान नहीं होता, लेकिन यहाँ एक एक रुपया जो है ना बहुत कीमती है, तजर्बे नहीं करे जा सकते। तो ये चीज है, और मेरिट पे लोगों को लगाए, आगे लेकर आए, पसंदीदगी नापसंदीदगी पे नहीं, और सिंपली जो है रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। अच्छा, मैं मुझे मेरे साथ ही रहिएगा, मैं क्योंकि शायद आप, मैंने जो बातें कही शायद आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें। मैं यहाँ पे चाइना का भी जिक्र करना चाहूँगा, हांगकांग का भी जिक्र करना चाहूँगा, साउथ कोरिया का भी करना चाहूँगा। ये वो ममालिक हैं जो एक ज़माने में बिल्कुल थर्ड क्लास चीज, मेड इन हांगकांग का मतलब होता था कि आज तक कि ये जाली माल बनाते हैं। साउथ कोरिया जाली माल बनाता था, चीन बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडस्ट्री को खुला हाथ दिया कि एम्प्लॉय करो, 10 रुपए की चीज़ 1 रुपए बनाओ, इतनी बनाओ कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ख़त्म हो जाए। आज आप चाइना से वो चीज़ें मंगा सकते हैं जिसकी समझ नहीं आती कि यार 150 रुपये 200 रुपये में चाइना की फैक्ट्री से चल के ये पाकिस्तान डाक से पहुंच भी जाती है। जिसका मतलब ये है कि चाइना में इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम भी छोड़ें, जो बिल्कुल चुन्नी सी इंडस्ट्री है ना, यानी चप्पलें बना लें, नाक की कीलें बना लें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना लें, कान के बुंदे चीन से 100 रुपये के आ जाते हैं इस वक्त डाक से। हमारे यहाँ मास प्रोडक्शन की तरफ मैं समझता हूँ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, फॉरेन करेंसी भी आएगी और धंधा भी चलेगा। मुजम्मिल फरमाइए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 1970 से लेकर सन 2000 तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान की लेबर की मांग थी, मिडल ईस्ट वगैरह। कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2001-2 में पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी 2 टाइम्स ऑफ चाइना एंड इंडिया थी, और अब वी आर लाइक 50% बिलो, और चाइना और इंडिया ने अपनी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा ली। हमारे मुल्क में कल्चर क्या पैदा कर दिया कि भाई काम नहीं करो, जमीन खरीद लो, 3 साल बाद डबल हो जाएगी।
इस पूरे मुल्क में, जैसे कराची में, लाहौर में, जिसको मिलो प्रॉपर्टी का काम चंगा है, प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी ले लो, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें काम करने की आदत ही खत्म कर दी गई है। वो ब्लैक का पैसा सिस्टम में जिस तरह घुस गया और वो चीजों जिस तरह प्राइसेस इन्फ्लेट हुई, पूरी की पूरी कौम नाकारा हो गई। अब हम अपने मुल्क में जो है ना कोई चीज बनाते नहीं है। लेकिन एक और चीज मुजम्मिल, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मास इंडस्ट्रियलाइजेशन को अब भी कोई इंकरेजमेंट नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। और साथ में वो जो बैंक्स जो फैसिलिटेट करते हैं इसके लिए, जो आम आदमी को पैसा देते हैं, उनको खड़ा किया हुआ है कि आप लोगों से डिपॉजिट लो और रात को मेरे टीबल खरीद लो, आगे मुझे पैसे दो, मुझे उधार दो, मेरा खर्चा ज्यादा है इस वक्त। तो ये पिछले 10 साल से हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकेगी। मलेशिया ने देखें इस्लामिक नफ्स को यूज करके हुकूक का इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया, इस्लामिक फाइनेंस उसने जो है। राइट मुजम्मिल, आई एम सॉरी, मैं टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरी कोशिश आज की सिर्फ ये थी कि महाथिर मोहम्मद एक नहायत अजीम इंसान है, और अगर उनका ट्रिप हम ऐसी छोटे मोटे बयानात में ज़ाया कर दें और कुछ पैसे ले दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, बड़ा जुल्म होगा। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है, ख़ास तौर पे हमारी लीडरशिप को। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।